हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यथार्थवाद के बारे में बताऊंगी जो 100% पेपर में अटैम्प्ट होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के लिए हंस मार्गेंथाउ का यथार्थवाद या मार्गेंथाउ के परंपरागत यथार्थवाद की आलोचना या परंपरागत यथार्थवाद सिद्धांत का विवेचन। यह क्वेश्चन आपसे इस तरह से 3 तरीके से पूछा जा सकता है। या सिंपल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मार्गेंथाउ का यथार्थवाद के ऊपर दृष्टिकोण बताइए। यानी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। जब कोई देश दूसरे देश के साथ नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार के संबंध बनाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। तो उस पे जो एक विचारक थे हंस मार्गेंथाउ, उनका क्या कहना था, उनका क्या दृष्टिकोण था कि किस तरह से हमें संबंध बनाने चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं। तो मार्गेंथाउ का यथार्थवाद, सबसे पहले यहाँ बच्चों मैंने आपको लिखने का मेथड बताया है जिससे कि आप पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी होती है। तो हम भूमिका में लिखेंगे कि यथार्थवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद, उदारवाद व मार्क्सवाद जैसे अन्य उपागमों से काफ़ी भिन्न है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपसे आदर्शवाद या उदारवाद या मार्क्सवाद पूछा जाए तब भी आप इसी तरह से लिखेंगे। यानी जैसे कि यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण है, उसके जगह आप आदर्शवाद दृष्टिकोण डाल देंगे और एज इट इज सेम रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि इस उपागम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विचारकों द्वारा प्राचीन काल में भी यथार्थवाद का अध्ययन किया तथा विभिन्न देशों के मध्य संबंधों को समझने का प्रयत्न किया। लेकिन इसका जो मुख्य श्रेय है वो हंस मार्गेंथाउ को जाता है। प्राचीन काल में थुसिडाइड्स यथार्थवाद के शास्त्रीय प्रतिपादक हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो अलग अलग विचारक थे उन्होंने भी टाइम टू टाइम यथार्थवाद के बारे में बताया था। लेकिन अगर हम एक चीज़ कहें कि इसको फैलाने का या लोगों को समझाने का काम किसने करा है, हंस मार्गेंथाउ। तो यथार्थवाद के जनक या उसका श्रेयदाता किसको माना जाता है, हंस मार्गेंथाउ। और जो थुसिडाइड्स थे वो शास्त्रीय प्रतिपादक हैं किसके, यथार्थवाद के। यानी काफ़ी प्राचीन का टाइम में ये यूनान के हैं थुसिडाइड्स। इन्होंने उसके यथार्थवाद के बारे में बताया था। तो यहाँ हम सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि हंस मार्गेंथाउ का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ है 1904 में जर्मनी में। तो 1930 के दशक में हिटलर के नेतृत्व में जब वहाँ पर नाजीवाद का उदय हुआ, यानी हिटलर ने एक अपनी विचारधारा चलाई थी जिसको नाजिज्म कहा जाता था, तो उसका उदय हुआ तो उन्हें भागकर संयुक्त राज्य अमेरिका जाना पड़ा क्योंकि वो नाजीवाद के खिलाफ थे। वहाँ उन्होंने बहुत चिंतन करा और एक तरह से विचारक के रूप में अपनी पहचान बनाई। यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एवं शक्ति पर बल देता है। यानी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इसे सुनना। यथार्थवाद होता क्या है? यथार्थवाद एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित एक विचारधारा है और इसके अंदर राष्ट्रीय हित और शक्ति पर बल दिया जाता है। यानी यहाँ पर ये कहना है कि अगर किसी देश को अपना भला करना है तो उसको राष्ट्रीय हित पर ध्यान देना चाहिए और शक्ति पर। यानी किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों बनाने से पहले अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहिए। और दूसरा, जहाँ पर उनके देश का हित हो वही काम करने चाहिए, अहित के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जाने चाहिए। यही इनका मेन मोटिव है। तो अगर आप पेपर में इस तरह से करेंगे तो उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन ज़रूर करना, जिससे कि क्या होता है कि जब भी आपके एग्जामिनर चेक करते तो उनका ध्यान इस पॉइंट पे ज़रूर जाता है। यहाँ पर हमने बात करी कि यथार्थवादी सिद्धांत के जो श्रेयदाता हैं, ठीक है, वो कौन है आपके, हंस मार्गेंथाउ। लेकिन कुछ अन्य विचारक भी हैं जिनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। राइनलैंड नेवर, स्पाइकमैन, एरिकोपेन, ई एच कार, स्वाज वर्गनर,
हेनरी किसिंजर, क्विंसी राइट आदि। लेकिन इसे सर्वप्रथम मार्गेंथो ने 20वीं सदी में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में सैद्धांतिक रूप दिया। यानी अगर हम बात करें मार्गेंथो की, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिकल अमंग नेशंस। इसके अंदर अलग अलग राष्ट्र की बात की गई थी कि वहाँ पर राजनीति होती क्या है। तो तभी से ये सैद्धांतिक रूप आया है किसका, यथार्थवाद का। तो मार्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख कुंजी राष्ट्रीय हित है तथा किसी भी देश का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है। यानी अगर अपने देश को हमें बलवान बनाना है तो अपना हित पहले रखना चाहिए और किसी भी देश का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है। तो मार्गेंथो राष्ट्रहित को शक्ति कहकर पुकारता है। यानी राष्ट्रहित कहाँ पर दिखाई देता है कि शक्ति पर। अगर आपके पास शक्ति है तो कोई भी देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि हम अमेरिका और चीन के बारे में देख सकते हैं। आप आजकल देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में किस तरह से एक एपिडेमिक डिजीज़ आई हुई है, जिसके कारण कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अगर हम बात करें, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को कंट्रोल नहीं कर पाया इस डिजीज़ से बचाने में। तो यहाँ पर हम हर तरह की शक्ति की बात करेंगे, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति इत्यादि। यानी सभी तरह की शक्ति का होना जरूरी है। तो मार्गेंथो के अनुसार शक्ति साध्य व साधन दोनों हैं। यदि शक्ति प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। आप इस एग्जाम्पल से ही समझ के देख ले, अगर आपकी कॉलोनी में कोई अमीर और बॉडी बिल्डर आदमी है तो सीधी सी बात है लोग उससे दबेंगे। तो एक तरह से उसको जो राष्ट्रीय हित है वो अपने आप ही प्राप्त हो गया, सबको उसकी इज्जत भी करेंगे, ठीक है। और उसके पास पैसा है तो थोड़ा डरेंगे लोग उससे, क्योंकि वो एक बॉडी बिल्डर है और वो अपने उस पैसे से कुछ भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि आजकल हम जनरली देखते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं, मोस्टली पैसे वाले नहीं, यानी कुछ लोग, यानी कहीं ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं समाज में। तो कुछ लोग हैं जो अपने पैसों का बहुत ही गलत मिसयूज़ करते हैं, लोगों को दबाते हैं और काफ़ी हद तक उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आते। तो इस प्रकार मार्गेंथो राष्ट्रीय हित की तुलना में शक्ति को अधिक महत्व देता है, क्योंकि उसका मानना है कि मुसोलिनी तथा हिटलर जैसे तानाशाह का मुकाबला नैतिकता व आदर्शवाद के बदले शक्ति से ही प्राप्त करते हैं। यानी आपको पता ही होगा हिटलर और मुसोलिनी ये बहुत ही ताकतवर तानाशाह थे। तो अगर इनको हराना है तो हमें पहले शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। अगर शक्ति होगी हमारे पास तो हम उनको रोकने में सक्षम हो सकते हैं। विश्व स्तर पर होने वाले युद्धों को रोकने के लिए समाधान के रूप में मार्गेंथो ने एक विश्व सरकार की वकालत की। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि अलग अलग देशों के मध्य युद्ध होते ही रहते हैं। कभी आप देखोगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, चीन अमेरिका के बीच में हो रहा है, इत्यादि अलग अलग देशों के बीच में होते ही रहते हैं। तो उनको रोकने के लिए एक विश्व सरकार की वकालत की। यहाँ पर हमारे पास जो विश्व सरकार के तौर पर मौजूद है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह से विश्व सरकार की बराबरी करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यथार्थवादी सिद्धांत के नियम या सिद्धांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, 6 पॉइंट हैं। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, चाहे आपसे तोड़ के क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं मार्गेंथो के अनुसार शक्ति से तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है। राजनीतिक शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र की नीतियों व व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ने में सक्षम होता है। अगर वो शक्तिशाली देश है तो वो दूसरे देशों की नीतियों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा इतने सालों से अमेरिका, चीन जैसे देश विकासशील देशों की नीतियों को और व्यवहार को अपने हिसाब से मोड़ने में कहीं ना कहीं सक्षम हुए हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, राजनीति व मानव प्रकृति। मार्गेंथो के अनुसार मानव अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है। यानी अलग अलग विचारकों के अनुसार जो मानव की संज्ञा दी गई है, मानव व्यवहार की संज्ञा दी गई है, वो अलग अलग है। तो मार्गेंथो ने मानव को क्या मान लिया है, अनैतिक प्राणी मान लिया है।
और उसका कहना है कि मनुष्य में दो अवगुण तो है ही हैं। एक तो स्वार्थपरता है कि अपना पहले देखना है, भला करना है, दूसरे का बाद में। और दूसरा क्या होता है, प्रभुत्व लालसा, यानी अपने आप को सबसे बड़ा मानकर चलना है, सबसे शक्तिशाली बनाना है। तो स्वार्थपरता का क्षेत्र सीमित है, लेकिन व्यक्ति को दूसरी पर प्रभुत्व की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। यानी हम चाहते हैं कि दूसरों पे अपनी कमांड कसें। जैसे फैमिली में आपने देखा होगा कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, यानी पापा चाहेंगे कि फैमिली पे उनकी कमांड हो, या अदरवाइज़ हो सकता है कि मम्मी चाहे कि फैमिली पे उनकी कमांड हो। तो इसीलिए व्यक्ति या राज्य ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए राष्ट्र मानवों से मिलकर बना है, इसीलिए वह शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राष्ट्रहित की प्रधानता, राष्ट्रहित की पूर्ति शक्ति के माध्यम से ही संभव है। जब एक राष्ट्र को शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे राष्ट्रहित अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार मार्गेंथु शक्ति को साध्य व राष्ट्रीय हित को साधन मानता है। यानी जब आपके पास शक्ति है, शक्ति तो साध्य हो गई, जो चीज़ आपको मिली गई तो आपको राष्ट्रीय हित अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। यानी साध्य बड़ा होता है और साधन जो अपने आप मिल जाता है। राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। राष्ट्रीय हित की अवधारणा समय अनुसार बदलती जाती है। राष्ट्र हित को निर्धारित करके उसके अनुकूल नीतियाँ तय की जाती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे कि अभी की हम बात करें कि अगर हमें इस डिजीज़ से, बीमारी से मिलने की वैक्सीन्स मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय हित हो जाएगा, मिल जाएगा राष्ट्रीय हित हमारा। चौथा पॉइंट, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। हर राष्ट्र की नैतिकता इसी में निहित है। यानी जब आप विवेक ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, तो किसी भी देश का राष्ट्रीय हित नहीं हो सकता। अगर सोचने समझने की जो हमारे नेता हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो अच्छे से सोच समझ के सरकार चलाएंगे, तभी राजनीति का उच्चतम मूल्य प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं प्राप्त हो सकता। कि वह अपनी शक्ति का विस्तार करे, वह जनता के हितों की पूर्ति करे। तो उनका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जनता के हित पहले ध्यान में रखे। हर राष्ट्र की विवेक ही उसकी राजनीति का आधार है। कोई भी राष्ट्र नैतिकता के नाम पर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। यानी अपने देश को, अपनी जनता को बचाना पहला मोटिव है। राष्ट्रीय नैतिक नियम, सार्वभौमिक नैतिक नियम। तो राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्र की शक्ति के विस्तार और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में निहित है। अगर हमारे देश के हित जिसमें नज़र आ रहे हैं, हमें पहले वही काम करने चाहिए। एक होते हैं सार्वभौमिक नैतिक नियम, जैसे शांति, त्याग, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले अपने हित हमें देखने चाहिए। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपने अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकता। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध का प्रयोग राष्ट्र की नैतिकता के लिए भी करना पड़ सकता है। यानी अपने देश की शांति को बचाने के लिए भी हमें युद्ध करना पड़ सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र व स्वायत्त विषय है, जैसे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र। जैसे हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सोशलियोलॉजी पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसी तरह से यथार्थवाद भी एक अलग ही टॉपिक है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो एक अलग टॉपिक है, और उसी में आपके यथार्थवाद, आदर्शवाद और क्या कहते हैं, उदारवाद, समाजवाद, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अब हम बात करेंगे यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना। तो मार्गेंथो मानव के केवल दुर्गुण पक्ष का वर्णन करता है, यानी वो सिर्फ मानव के बुराई का ही वर्णन कर रहा है, लेकिन मानव के सद्गुण पक्ष की उसने अवहेलना कर दी है। इसीलिए यह वर्णन केवल एक पक्षीय वर्णन है। उसको यहाँ पर मनुष्य के क्या कहते हैं, नैतिकता यानी सद्गुण की भी बात करनी चाहिए थी। ये क्या है, ये आलोचना है जो अन्य विचारकों ने मार्गेंथो के बारे में की है। सेकंड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष पक्ष का वर्णन तो करता है, परंतु सहयोग पक्ष की अवहेलना कर रहा है। उसे ये तो कह दिया कि संघर्ष करो आप, लेकिन उसने ये कहीं बात नहीं कही कि सहयोग भी करो। क्योंकि अगर एक चीज़ देखी जाए, आपस में अगर एक देश दूसरे देश का सहयोग करे तो कहीं ना कहीं सभी देशों के राष्ट्रीय हित भी प्राप्त हो सकते हैं। मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत मानव प्रकृति पर आधारित है। उसने सिर्फ मानव प्रकृति पर आधारित करा है। मानव प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है,
इसीलिए यह सिद्धांत अनुमान है, वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत अनुमान पर आधारित है। वैज्ञानिकता का तो दूर दूर तक वास्तविकता ही नहीं है। शक्ति पर उसने अत्यधिक बल दिया है, जबकि इसके कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। जरूरी नहीं है, शक्ति की जगह आप सहयोग पर भी बल दे सकते हैं। मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के विचार को तिलांजलि देनी पड़ेगी। अगर हमने यथार्थवादी सिद्धांत मान लिया तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहते हैं तो वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक देश दूसरे देश से शक्तिशाली बनने के लिए परस्पर लड़ाई करता रहेगा, हथियारों की होड़ करता रहेगा। तो इस तरह से कभी भी देशों के मध्य शांति रहना मुश्किल है। मार्गेंथो के विचार में परस्पर विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध क्यों है? क्योंकि जिस देश में वो रह रहा था वहाँ उसने हिटलर की तानाशाही देखी थी, इसीलिए उसके मन पर गहरी छाप पड़ी थी कि हम शांति के जरिए अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, इसीलिए वो शक्ति पर ज़्यादा बल देता है। तो वो संघर्ष मानता है, तो दूसरी ओर शांति के प्रयासों की भी वो व्याख्या करता है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, निष्कर्ष देना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सेकंड ईयर की वीडियोस में भी ये बातें बार बार बताई थी। निष्कर्ष क्या होता है? जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं उनकी समरी, उससे आपको क्या पता चला, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इतना बिजी होते हैं कि उन्हें पूरा पेपर रीड ना करके मेन पॉइंट और लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर देखते हैं। तो इन आलोचनाओं के बाद भी मार्गेंथो का सिद्धांत बिल्कुल बेकार या निस्सार नहीं है। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष पक्ष की व्याख्या करने वाला सर्वोत्तम सिद्धांतकार है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया गया है कि इतनी सारी बुराइयाँ मिलने के बाद भी संघर्ष पक्ष भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का कभी कोई भरोसा नहीं होता कि वो शांति कब तक बनाए रखेगा, उसके विचार कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए सिद्धांत की खोज को बढ़ावा मिला है। तो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में। तो इसी तरह से जैसे यथार्थवाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आदर्शवाद, उदारवाद ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब आपको मैं नोट्स के थ्रू ना करा के मैं बुक्स के थ्रू ही कराऊंगी, बिकॉज मेरे पास अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन की वजह से मेरे नोट्स अदर बच्चे लेके जा चुके हैं और वो भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको बुक्स के थ्रू ही करवाऊंगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट के थ्रू मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस और प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।